लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरती यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी जनजागृती प्रचंड प्रमाणात केलेली होती. महाराष्ट्र निवडणुकीच्या तोंडावर सुद्धा त्यांनी 12 तासापूर्वी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेला उद्देशून किंवा जनतेच्या वतीनं जे काही राजकीय नेते आहेत त्या सगळ्यांना एक चॅलेंज दिलेलं आहे. जे काही महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे आणि आता जे निवडणुकीचे जे जाहीरनामे आलेले आहेत वेगवेगळ्या पक्षाचे, ते नेते सरळ-सरळ फ्रीमध्ये पैसे वाटत आहेत. म्हणजे पैसे कुठून आणले, काय आणले, म्हणजे ते सगळं डिस्कशनचाच विषय आहे. आणि त्याच्यावरती चिडून किंवा त्या अशा काही गोष्टींना, अशा लालच लुभावण्या गोष्टींना आणि अशा मतं खरेदीला विरोध करून किंवा हे सगळं करण्यासाठी त्या खऱ्या महाराष्ट्राच्या समस्या आणि त्याच्यावरती जे निराकरण आहे या सगळ्याचं डिस्कशन त्याने त्यांच्या व्हिडिओमध्ये केलेलं होतं. आणि त्यांनी महाराष्ट्रातल्या 6 राजकीय पक्षांना ओपन चॅलेंज दिलं होतं, की कुणामध्ये हिंमत असेल तर तुम्ही माझं चॅलेंज एक्सेप्ट करून दाखवावं. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सगळ्याच नेत्यांना, सगळ्या राजकीय नेत्यांना आणि 6 पार्टींना स्पेशली हे चॅलेंज दिलेलं होतं. आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये सगळ्या महाराष्ट्रातल्या समस्या त्यांनी सांगितलं, डिस्कस केलेल्या होत्या. पण सुदैवानं असू दे किंवा काय असू दे, 12 तासाच्या आतच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना ट्विट केलेलं आहे आणि त्यांचे 7 जे प्रॉब्लेम समस्या होत्या त्या सगळ्या ट्विट करून त्याच्यावरती त्यांनी चॅलेंज त्यांचं एक्सेप्ट सुद्धा केलेलं आहे. शिवाय शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या वतीनं त्यांच्या ऑफिशियल हँडलवरून सुद्धा ध्रुव राठीचं हे चॅलेंज त्याने एक्सेप्ट केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं मजा येईल आता पुढे काय बघायला. कारण कमीत कमी ध्रुव राठी असं एक मोटिवेटर आहे की त्यांनी जनतेला जागृत करण्याचं काम केलेलं आहे. बघूया पुढे काय काय मजा येते, अजून पुढे किती लोक अजून चॅलेंज एक्सेप्ट करायला जात आहेत ध्रुव राठीचं. ह्याशिवाय जनता जागृत होणार नाही आणि याशिवाय सगळ्यांना समजणार नाही की नक्की काय चाललेलं आहे, काय करायला पाहिजे, काय होतंय हे समजून घेणार नाही. आणि जनजागृती खूप इम्पॉर्टंट आहे. इलेक्शनच्या तोंडावरती सुद्धा ही जनजागृती खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण यातूनच आपण आपला खरा नेता, खरा लोकनायक, खरा जननेता आपण निवडतो. कर होते हुए सुना है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था। We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? शायद आप मेरे मुंह से ये आर्ग्यूमेंट सुनकर हैरान हो रहे हो कि मैंने तो हमेशा किसानों के मुद्दे उठाए हैं, भगत सिंह के विचारों को फैलाया है, गरीबों के हक की बात करी है, बेरोजगारों का दर्द समझते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो फिर आज मैं ये सब ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, बात यहां पर फाइनल डिटेल्स की है। अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाएं तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। अब बात जहां पैसे देने की आती है, उसका भी एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई देश रिसेशन में चला गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही, डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है। और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जनता में इस पैसे बांटने की स्ट्रैटेजी को हेलीकॉप्टर ड्रॉप का नाम दिया है, और यह आइडिया पहली बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ पुराने भाषणों में इसका जिक्र सुना होगा। इस तरह डिमांड को स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाती है। लोग इस पैसे से कुछ खरीदेंगे, डिमांड आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, और इस तरह से एक ठप हुई इकोनॉमी को फोर्स्ड किक स्टार्ट दिया जा सकेगा। इकोनॉमिस्ट एडवर्ड मिगेल की 2019 की एक रीसेंट स्टडी ने भी इस फिनोमेना पर मुहर लगाई थी। तो यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन अब इमेजिन कीजिए पैसे बांटने को एक कंटिन्यूस चीज बना दिया जाए। ओ सॉरी, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए। ये रुपये बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ 2 मकसद है। पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे, और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी
लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या ये आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स वाशिम, गढ़चिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश की। अगर पॉपुलेशन को हिसाब में भी लिया जाए तब भी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा में 2022-23 में महाराष्ट्र की 12वीं रैंक थी। ये भी अच्छी खासी रैंक है, तभी महाराष्ट्र को एक प्रॉस्परस स्टेट की तरह देखा जाता है। लेकिन अब खेल देखिए, इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने रिसेंटली ईपीडब्ल्यू में पेपर पब्लिश किया जिसमें दिखाया गया कि इसी महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी पूरे देश की एवरेज से भी ज्यादा है। दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ एनसीआरबी का डेटा देखिए, 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इंडियन पिक्सल्स द्वारा दिसंबर 2022 में बनाया गया महाराष्ट्र का ये नक्शा देखिए, ये चिल्लाकर महाराष्ट्र में इनइक्वालिटी की कहानी कहता है, लेकिन नेताओं को कुछ सुनाई देता ही नहीं। इस नक्शे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हरे दिख रहे हैं वो अमीर हैं और जो रेड या ऑरेंज हैं वो गरीब हैं। ईस्टर्न साइड में सिर्फ एक नागपुर ग्रीन में दिख रहा है, उसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स रेड, ऑरेंज, येलो। इनका एनुअल जीडीपी पर कैपिटा 3 लाख से भी कम है। और वेस्टर्न साइड में सभी ग्रीन, सभी का 3 लाख से ज्यादा, मुंबई का तो 6 लाख से ज्यादा। जो ईस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है ये खेती का इलाका है, सूखा है, इसे विदर्भ कहा जाता है। इसी इनइक्वालिटी से तंग आकर यहाँ स्टेटहुड की भी डिमांड उठती रही है। लेकिन इस बिना पर आप कितने अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे? क्योंकि ये इनइक्वालिटी दोस्तों सिर्फ अमीर डिस्ट्रिक्ट्स और गरीब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच नहीं है, बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी है। यहाँ तो गांव की बात हो रही थी, शहरों में तो इनइक्वालिटी और भी ज्यादा है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स हैं। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी है, धारावी। रेडिट पर एक यूजर ने फोटो डाली थी जो वायरल हो गई। एक तरफ ऊंची इमारतें और वहीं पर चौल। ये देखकर जावेद अख्तर का एक शेर याद आता है, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। चाहे फैक्ट्रियों के इनफॉर्मल लेबरर्स हों या कॉर्पोरेट कंपनीज में टॉक्सिक वर्क कल्चर झेल रहे फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज हों, शहर के मजदूर भी स्लेवरी में फंसे हुए हैं, वैसी ही स्लेवरी जैसे किसान झेल रहे हैं। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। The BJP has promised waiving of loans for farmers and the MVA has also promised a loan waiver of up to 3 lakh rupees. ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े, उसकी सालाना इनकम 15 लाख तक पहुंचे। आप बोलोगे क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं बता देता सोल्यूशन? ऑब्वियसली ये चीज संभव है, लोगों ने ऐसा किया भी है। द बेटर इंडिया में कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज छपी हैं जो साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने नेचर को समझा है, खेती के विज्ञान को समझा है, सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, उस हिसाब से फसल लगाते हैं, नेचुरल फार्मिंग से अपनी कॉस्ट कम करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन किसानों का मॉडल लेकर आपको पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में 44,728 विलेजेस हैं। सरकार फटाक से 9,000 एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स को सरकारी नौकरी दे। हर एक एग्री असिस्टेंट के पास 5 विलेजेस होंगे जहां उसे जाकर किसानों को ये सब बताना है, सिखाना है और करवाना है।
सूखे की अगर समस्या आएगी, ड्राउट आएगा, तो उसके लिए भी डाउन टू अर्थ पोर्टल पर एक केस स्टडी छपी है। महाराष्ट्र का ही एक गांव है हिवड़े बाजार, बहुत गरीब गांव था, सूखे की समस्या थी, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे और फिर पोपटराव पवार गांव के सरपंच बने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और अपनी स्मार्ट थिंकिंग से गांव की पूरी तकदीर बदल दी। ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा, बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। अब ये गांव देश के सबसे फट पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? कौन सी मुहूर्त निकालने का इंतजार है? ये तो बात हुई फसल उगाने की। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए। तो प्रमोट करने से ही दूर होगी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो से जगाइए। केवल आपकी नियत पर कृपा अटकी हुई है। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 1 लाख, जिस वजह से इंडियंस दूसरे देशों से इतना प्रभावित होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग करवाई जाए। मुंबई के बीचेस को पर गंदगी भरा होता था, लेकिन आज अफ्रीका के सबसे साफ देश बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर नेता क्रॉनी कैपिटलिज्म के मॉडल से बाहर निकलकर, ये चंदे धंधे के मॉडल से बाहर निकलकर अपने देश के लोगों को देख सकें, उनका दर्द समझ सकें। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो, अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने में आपकी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिशन स्वराज का ये संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है। हर एक इंसान 10 और लोगों तक पहुंचे, और अगर आपके महाराष्ट्र में कोई दोस्त रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तो जरूर उनको कांटेक्ट करना। हम 2.5 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों जनता की ताकत, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड। जय शिवाजी, जय